नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की क्विजेस जो हो रही हैं तो डे 6 के क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके सब्जेक्ट जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक सेंटेंस है, इसमें आपको एरर फाइंड करना है और अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन डी जो है वो चूज़ कर लीजिए। तो सेंटेंस है कि लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट शी पोजेस्ड प्रूव टू बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल मैच। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल नहीं होगा, है ना, यहाँ पे द यूज़ करेंगे। द नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट शी पोजेस्ड प्रूव टू बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल मैच। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। लिटिल का मतलब बहुत ही थोड़ा होता है, जैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो वो इस सेंटेंस के फॉर्मेशन के हिसाब से सही नहीं है, इसलिए द यूज़ करेंगे। फिर है कि कीथ हैज़, एक ब्लैंक स्पेस है, इसमें आपको फिल करना है कि विद अ फेल्योर इन एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एग्जामिनेशन थ्राइस। ठीक है, तो इसमें कीथ हैज़ मेट, ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। जैसे मेट विद एन एक्सीडेंट होता है, मेट विद एन फेल्योर होता है ना, तो सही जो यहाँ पे फिल किया जाएगा मेट, ऑप्शन डी। चलिए अगला है एक वर्ड है इलॉक्युएंट, इसका आपको करेक्ट मीनिंग जो है वो चूज करके बताना है। तो सही मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? इलॉक्युएंट का मतलब होता है कोई भी, मतलब जैसे बोलने में फ्लुएंट है ना, वाकपटु हिंदी में जैसे बोलते हैं, तो फ्लुएंट ऑप्शन ए जो है वो यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे। ये इसका एग्जैक्ट जो सिनोनिम होगा या एक्सप्रेस कर रहा है मीनिंग को, वो सही हो जाएगा, फ्लुएंट, इलॉक्युएंट। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑपोजिट बताना है। वर्ड है आपका इंस्कॉन्स, है ना, एंस्कॉन्स। तो ऑप्शन है एस्टैब्लिश, इम्प्यूडेंस, रिक्वेस्ट या फिर अनवील। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? एंस्कॉन्स का मतलब फिर यहाँ पे जैसे होता है छिपाना, है ना, समथिंग, किसी चीज़ को सीक्रेटली एस्टैब्लिश करना। तो उसके अपोजिट में यहाँ पे अनवील हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है। अनवील का मतलब किसी चीज़ को उजागर करना, है ना, तो इसलिए इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईडियम है, उसका आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। तो एंडेड इन अ फियास्को, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट मीनिंग होता है ऑप्शन ए जो है, अ कंप्लीट फेल्योर। एंडेड इन अ फियास्को का मतलब अ कंप्लीट फेल्योर होता है, ऑप्शन ए। फिर है एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मतलब ये जो कोटेड पार्ट है इसको जो इम्प्रूव कर सकता है वो आप चूज करें इस सेंटेंस में। तो है कि ही हैज़ पेंटेड दैट पिक्चर सो ऑफन दैट ही कैन डू इट विद हिज आइज क्लोज्ड। ठीक है, तो इसमें किसी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ये जो 3 दे रखे हैं ये सब गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो सेंटेंस दिया हुआ है दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट। फिर है अगला क्वेश्चन, इजिली डब्ड और फूल्ड, है ना, तो इसमें क्या होता है? बाय गॉड होता है, गलिबल होता है, या फिर रिडिकल होता है, या फिर वेनरेबल होता है। ठीक है, तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन बी जो है, गलिबल, है ना, इजी, जिसको इजीली फूल बनाया जा सकता है ना, जिसे बोलते हैं कि तुमको तो आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो गलिबल का मतलब वही होता है, मासूम, जिसको इजीली, है ना, ऐसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन कि इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है, तो 3 इसमें जो हैं वो सही होंगे और एक कोई गलत है। तो क्या है? यूजेबल जो है, ऑप्शन ए जो है, यूजेबल, ये करेक्ट है। डिफेंस जो है इसको भी बहुत से लोग गलत मानेंगे बट ये सही है ना। एक तो होता है डी, ये ना, ये वाला सी ई होता है, और डिफेंस जो एस वाला है ये भी सही है। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश जो होती हैं तो दोनों के हिसाब से दोनों वर्ड दोनों में अलग अलग यूज होते हैं। फिर है इन्वेंटर, इन्वेंटर भी जो है वो ठीक है ना। फिर यहाँ पे एनुअल दिया हुआ है, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है ये गलत है। इसमें सही ऐसे हो जाएगा, है ना, एनुअल, वार्षिक जो होता है, यहाँ पे ये गलत स्पेलिंग दी हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। फिर है कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। तो सेंटेंस है कि ही सॉ हिम कंडक्टिंग द सेमिनार ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना, तो इसका जो सही पैसिव वॉइस हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, दिस विल बी करेक्ट। ही सॉ द सेमिनार ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट बीइंग कंडक्टेड बाय हिम, है ना, जो सही फॉर्मेशन इस दिए हुए सेंटेंस के हिसाब से पैसिव वॉइस बनेगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। ही सॉ द सेमिनार ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट बीइंग कंडक्टेड बाय हिम। ठीक है, बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये गलत है।
फिर है अगला क्वेश्चन कि इसमें आपको अरेंज करना है एक सीक्वेंस। तो जो सही सीक्वेंस है इसके लिए ऑप्शन सी जो है ये वाला सही हो जाएगा, ये QSPR। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा कि पहले Q वाला ले लेते हैं। Q में क्या है, देखिए कहाँ गया ये वाला, ठीक है। लॉ ऑफ नेचर आर नॉट कमांड्स बट स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा S, फिर है कि द यूज ऑफ वर्ड लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज रैदर अनफॉर्चुनेट। फिर आ जाएगा P, इट वुड बी बेटर टू स्पीक ऑफ यूनिफॉर्मिटीज ऑफ नेचर। उसके बाद R है, इसमें है कि दिस वुड डू अवे विद एलिमेंट्री फैलेसी दैट अ लॉ इम्प्लाइज अ लॉ गिवन, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप इसको सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में C वाले के हिसाब से पढ़ेंगे तो दिस वुड बी करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ दिस होल। जो भी इतने हमारे स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं इसके हिसाब से ये सही हो जाएगा। फिर है एक इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है कि रश्मि सेड टू मी वेयर इज द टेलीफोन एक्सचेंज, ठीक है। तो इसका जो सही फॉर्मेशन होगा इनडायरेक्ट वे में ये हो जाएगा ऑप्शन आपका B, ठीक है। B में क्या है कि रश्मि आस्क्ड मी वेयर द टेलीफोन एक्सचेंज वाज, ठीक है। बाकी के जो तीनों हैं वांटेड टू नो, आस्क्ड मी टू, मी दैट, तो और नन ऑफ द अबव, ये सब नहीं होंगे। ऑप्शन B जो है ये करेक्ट है। फिर है ईडियम है, आपको यहाँ पे इसका मीनिंग चूज करना है कि सो वाइल्ड ओट्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट मीनिंग होता है ऑप्शन D जो है ये होगा, टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग फूलिश थिंग्स, है ना। फूलिश थिंग्स को करने के ऊपर जो टाइम आप अगर वेस्ट करते हैं तो उसके लिए ईडियम यूज होता है कि सो वाइल्ड ओट्स, ठीक। अगला है नेफेरियस, है ना। इसका जो है अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना है। तो नेफेरियस का मतलब होगा इसमें कौन सा, ऑप्शन A जो है ये करेक्ट हो जाएगा, इनइक्विटस, ये वाला जो है ऑप्शन A जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हो जाएगा वही आपका अन्यायपूर्ण टाइप का वर्ड होता है। तो नेफेरियस और इनइक्विटस आर सिनोनिम्स, ठीक है। फिर है अगला एक आपको ब्लैंक स्पेस है, इसमें फिल करना है, क्या आएगा तो है कि द मैनेजर वाज ब्लैंक स्पेस, फिर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट, ठीक। तो इसमें आएगा कॉल फॉर, है ना, जो करेक्ट फ्रेज है कॉल्ड फॉर यूज हो जाएगा। तो द मैनेजर वाज कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। तो मैनेजर को उसके जो मतलब किए गए काम है, कंडक्ट है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया गया। तो कॉल्ड ऑफ टू, और अब ये सब नहीं होते, ऑप्शन A जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट में कि आपको ऑपोजिट चूज करना है यहाँ पे। तो वर्ड आपका लग्यूब्रियस है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, तो लग्यूब्रियस का मतलब होता है शोकाकुल, है ना, सैडेंड। तो उसके हिसाब से इसमें जो ऑपोजिट होगा वो ऑप्शन C जो है ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी। तो शोकाकुल का ऑपोजिट हो गया ऑप्टिमिस्टिक, ये सही हो जाएगा। बाकी क्लमजी का मतलब बहुत ही अनाड़ी टाइप की चीज होती है ना, वो हो जाता है ल्यूसिड, होता है आपका जो समथिंग विच इज वेरी क्लियर, है ना, क्लियरली एक्सप्रेस्ड। और सिनेस्टर का मतलब बहुत ही भयावह टाइप का होता है। तो ये सब होंगे नहीं, ऑप्शन C जो है ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा लग्यूब्रियस के लिए ऑपोजिट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में एक आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको चूज करना है। तो है कि पहला, वह रोग वाली शैया पर पड़ा है ना। तो रोग वाली ये यहाँ से गलत है। फिर है वह रोग शैया पर पड़ा है, तो अभी तक के लिए ये ठीक है। वह रुग्णावस्था की शैया पर पड़ा है, तो रुग्णावस्था की शैया ये भी गलत है। फिर रुग्ण शैया पर पड़ा है वह, है ना, तो ये वाला भी गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे B जो है ये सही है, वह रोग शैया पर पड़ा है। फिर है अगला, फूल का पर्याय इसमें से कौन सा नहीं, मतलब फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो तनुजा जो है वो नहीं होता है, बाकी सुमन, कुसुम और पुष्प ये फूल के पर्यायवाची हैं। फिर है विलोम शब्द आपको चूज करना है अर्जन का। तो अर्जन का विलोम होगा त्याग, है ना। अर्जन का मतलब कोई भी चीज कमाई हुई, अर्जित की हुई, है ना। तो उसको अगर आप व्यय जो है, व्यय कुछ लोग सोचेंगे व्यय नहीं होगा यहाँ पे, अगर धन का अर्जन किया गया होता तो उसको व्यय वहां पे हम चूज सही कर सकते थे, बट इसके अर्जन के सिर्फ अर्जन होगा तो त्याग यहाँ पे है जो वो करेक्ट इसका विलोम होगा। फिर है तत्सम आपको चूज करना है इसमें। तो क्या है, खजूर, गली, आसरा या फिर करुण। तो जो करुण है ये तत्सम है। संस्कृत के शब्द जो मिलते जुलते हों तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो तत्सम ही होगा। बाकी के तीनों जो है तद्भव शब्द हैं। फिर है जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है। तो जैसा किसी चीज के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज के जैसा, है ना, मतलब बढ़िया सा, बढ़िया जैसा, तो वो विशेषण का ही शब्द होता है। किसी चीज की विशेषता बताने के लिए हम जैसा शब्द यूज करते हैं ना, तो ऑप्शन C जो है करेक्ट हो जाएगा, विशेषण शब्द है जैसा। फिर अगला देखते हैं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ब्लैंक स्पेस है कि हमें, मतलब ब्लैंक से हम चुने हुए पाठ्य का रंग बदल सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ब्लैंक अलाउज अस टू चेंज द कलर ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट।
तो जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा हुआ है, उसका कलर चेंज करना है, तो ऐसे ऊपर के जो ये टूल वाला पैनल होता है, वहाँ पे आपका जो फॉन्ट कलर वाला एक टूल होता है, उसके थ्रू हम कलर जो भी है वो चेंज कर सकते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट का। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। फिर है आर ब्लैंक स्पेस है, आर डिजाइन टू रीड एंड इंटरप्रेट HTML, है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। तो इसको रीड और इंटरप्रेट करने के लिए क्या डिजाइन किया गया होता है, तो ये होता है आपका ब्राउजर। ऑप्शन ए जो है ब्राउजर, वेब ब्राउजर जो होते हैं, तो ये HTML ही जो चीज़ें जिन उसके थ्रू लिखी हुई होती हैं उसको तो ये इंटरप्रेट और रीड करता है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। फिर है यहाँ पे ब्लैंक स्पेस HSDD, है ना, तो इसी का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा जा रहा है कि इज द टेक्नोलॉजी वेयर द कन्वेंशनल डिस्क ड्राइव इज कंबाइंड विद नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी ऑफ टिपिकली 128 MB और मोर टू ये है कैश डेटा ड्यूरिंग नॉर्मल यूज। ठीक, तो इसमें जो सही ऑप्शन फिल किया जाएगा ये हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है, ये वाला ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। हाइपर और ये हीलियम नहीं होता। ऑप्शन बी जो है हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ टेक्नोलॉजी वेयर द कन्वेंशनल डिस्क ड्राइव इज कंबाइंड विद नॉन वोलेटाइल फ्लैश ड्राइव, है ना, तो ये एक टेक्नोलॉजी होती है। फिर अगला, ये वो चीज़ हिंदी में यहाँ पे है। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ब्लैंक स्पेस है कि फंक्शन is used to count the number of cells that contain numbers within the list of arguments। ठीक, तो अब कौन सा यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो अब देखिए काउंट इफ, काउंट सम, काउंट या फिर काउंट सम, है ना। तो जो इसका सही फंक्शन है ऑप्शन ए जो है काउंट इफ। काउंट इफ का यूज हम करते हैं उन सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए जिनमें तर्कों की सूची दी गई है, उनमें संख्याएं होती हैं। एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का यूज इसलिए होता है। फिर है ब्लैंक स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ सेम टाइप्स हैविंग अ कॉमन नेम। ठीक है, तो ये एरे होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग जब की जाती है तो वहाँ पे एरे वगैरह यूज करते हैं। तो एरे कलेक्शन होता है डेटा वैल्यूज सेम टाइप का जिनका कॉमन नाम है, तो उसको हम एरे बोलते हैं। प्रोग्रामिंग अगर आपने पढ़ी होगी तो आप डिटेल में इसको जानते होंगे। फिर है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 24 40 68 इज डिविजिबल बाई 37। तो यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ना, 2468 को जब हम मान लीजिए 37 से डिवाइड करेंगे तो ये 66 बार तक तो कट जाएगा, मतलब वहां तक रिमाइंडर इसका जाएगा। तो जब 66 के बाद जो इसका रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा आपका 26, है ना। तो 26 ही जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसको जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो 26 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले दो क्वेश्चन में शायद कुछ एरर होगा तो यहाँ से हटाया गया उन्हें। फिर 29 में क्या है कि ACF फिर GIL, तो इसमें क्या रिलेशन बन रहा है ये देखते हैं। तो A में 6 ऐड होगा तो यहाँ G आएगा, फिर C में 6 ऐड होगा, ठीक, तो I आ जाएगा। ठीक है, फिर F में 6 ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका L। तो उसी हिसाब से OQT को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा U, W और Z, है ना। तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन बी में जो है ये दिया हुआ है, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला देखते हैं। अगले में कहा जा रहा है कि आपको ऑड चूज करना है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए में देखिए ADG, तो इसमें क्या रिलेशन है, तो ये A से 3 ऐड हुआ, D आया, D में 3 ऐड हुआ तो 6 आया। सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो हो रहा है, H + 3 तो K हो गया, फिर K + 3, है ना, तो इसमें क्या आया N। ठीक है, सेम उसी तरीके ORU में भी है, बट ये जो वाला जो है इसमें +2 हो जा रहा है, B + 2 है ना, D आ गया, फिर D + 2 है तो F आ गया, तो इसलिए ये वाला जो है D ये ऑड हो जाएगा। तो ऑप्शन D जो है करेक्ट है। अगला देखते हैं। इसमें है कि एक कोड लैंग्वेज में अनकवर को ये लिखा गया है FMXLEVI, तो उसी में टिप को कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए, ये इसमें है क्या कि इसके ऑपोजिट जो हैं वर्ड्स के वो लिखे हुए हैं। तो जैसे लास्ट से 21 नंबर पे U आ गया आपका, ठीक, तो फिर शुरू से 6 नंबर पे F आया, है ना। तो यहाँ पे देखिए 6ठे नंबर प्लेस पे U था, फिर ये आपका F हो गया। उसी तरीके N था 14th प्लेस पे, है ना, पीछे के साइड से, तो इधर आगे से 13th प्लेस पे M है, फिर C है आगे से तीसरा, तो लास्ट से X देखिए 24th है। तो उसी हिसाब से जब हम टिप का कोड लिखेंगे TIP, है ना, तो T के ऑपोजिट में आ जाएगा G आगे से, फिर I के ऑपोजिट में आ जाएगा R और P के ऑपोजिट में आ जाएगा K। ठीक, तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी जो है इसमें दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं।
32 नंबर में है कि विद रेफरेंस टू डेजर्ट प्लांट्स, है ना, द लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन अ कैक्टस प्लांट इज इट्स, है ना। तो जैसे ऐसे कैक्टस का पेड़ है तो ऐसे उसमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं ये, तो वो पत्ती जैसी संरचना क्या है, तो वो उसका असल में तना ही है। ऑप्शन बी जो है वो तना है उसका, तो इसलिए बी सही हो जाएगा। फिर है कि द सन इज विजिबल टू अस आफ्टर अबाउट टू सॉरी द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ द विच फिनोमिनन। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑप्शन ए जो है, रिफ्रैक्शन की जो घटना होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसकी घटना के कारण हमें 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक ये जो सूर्य है वातावरण में जो उसकी रेज आती हैं वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, तो इसलिए ये हमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। फिर है आपको यहाँ पे टैक्सोनॉमी जो है उसकी हायरार्की चूज करनी है, तो इसमें माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी के हिसाब से जो है वो सही है। तो सबसे पहले आपका होता है फाइलम, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है क्लास, ठीक है, 2 नंबर, फिर आपका आता है ये ऑर्डर, फिर है आपका जीनस, और उसके बाद सबसे लास्ट में ये है स्पेशीज। ठीक है, तो ये जो करेक्ट टैक्सोनॉमिकल जो ऑर्डर है, हायरार्की है, वो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो प्लांट टैक्सोनॉमी होती है उसका ये करेक्ट ऑर्डर है। फिर है 35 नंबर क्वेश्चन में कि आपको करेक्ट पेयर चूज करना है इसमें। तो ये जो मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर्स दिए हुए हैं यहाँ पे और उनके जो फाउंडर थे या जिन्होंने स्टार्ट करा था, तो कौन कौन सा सही मैच है। तो मराठा जो है वो बाल गंगाधर तिलक, ये बिल्कुल ठीक है। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, ये भी ठीक है। और 3 नंबर जो है कॉमरेड, है ना, मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। तो तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों जो मैगजीन्स दे रखी हैं और न्यूज़पेपर, तो उसके फाउंडर ये करेक्टली मैच्ड हैं। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट चूज करना है पेयर। तो पहला है विडो रीमैरिज एसोसिएशन, तो ये जो स्टार्ट किया था केशव चंद्र सेन नहीं थे, इसको किया था आपका विष्णु शास्त्री पंडित, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन 2 में। तो इसको स्टार्ट किया इन्होंने 1850s में, ठीक है, विष्णु शास्त्री पंडित ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन स्टार्ट करा। फिर है ऑप्शन 2 में कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, तो इसको स्टार्ट किया राजा राम मोहन रॉय ने, है ना, 1828 में। तो इसलिए ये दोनों पेयर जो हैं ये गलत थे। तीसरा पेयर जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन में इनकरेक्टली मैच्ड पेयर जो थे वो ऑप्शन बी जो है 1 और 2, इस हिसाब से ये हो जाएगा। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग जो है ये बिल्कुल ठीक मैच किया हुआ है, 1867 में इसको इन्होंने फाउंड करा था। तो तीसरा पेयर सही है, बाकी के 2 गलत हैं। विडो रीमैरिज एसोसिएशन आपका जो है विष्णु शास्त्री पंडित और ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय, तो यहाँ पे वही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू राजा राम मोहन रॉय विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड फर्स्ट। तो सबसे पहला जो हुआ था, इन्होंने जो गिफ्ट टू मोनोथीस्ट है, ये डी ऑप्शन में, ये घटना जो है सबसे पहले हुई थी। तो ऑप्शन डी जो है इसके हिसाब से सही हो जाएगा। बाकी की ये तीनों घटनाएं उसके बाद के वर्षों की हैं, ऑप्शन डी। इसको लिखा भी था इन्होंने 1804 के आसपास, है ना, तो सबसे पहली घटना जो है वो ऑप्शन डी वाली ही है। अगला क्वेश्चन है, यही वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है उस क्वेश्चन का। फिर है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रेफरेंस में आपको करेक्ट चूज करना है। तो दे एम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, ये बिल्कुल ठीक है। फिर है कि द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड दिस आइडिया फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937, तो ये भी जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो 1937 का था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वहाँ से लिया है और ये वेलफेयर स्टेट की जो है संकल्पना को पूरा करता है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रवर्तन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है ना, वही डीपीएसपीस को एनफोर्समेंट जो है, तो ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर, ठीक है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो उसके जो भी आर्टिकल्स में प्रोविजन मेंशन किए हुए हैं उसके रेफरेंस में लॉज बना सकती है, एक्ट्स बना सकती है, और लीगली इन्फोर्सेबल चूंकि ये है नहीं, तो दिस डिपेंड्स अपॉन द पार्लियामेंट। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। फिर है 40 नंबर में कि इनमें से कौन सा पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। तो सिक्किम जो था वो 35th और 36th अमेंडमेंट के थ्रू ये इंडिया का एक स्टेट बनाया गया था। बाकी के जो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा थे, ये पहले यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। इसमें है कि देबसा दर्रा कहाँ अवस्थित है। तो देबसा दर्रा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख में नहीं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति कारक जलवायु परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित होता है। तो बहता पानी, ग्लेशियर, विंड, तो ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर है जो वो डी है।
तो क्वेश्चन यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमॉर्फिक एजेंट्स इज कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो रनिंग वाटर भी है ना, मान लीजिए उसमें कोई सी है, वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया है ना, तो पानी के फ्लो में बहाव आ जाएगा, तेजी आ जाएगी। ग्लेशियर्स वगैरह हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्लेशियर्स वगैरह कभी कभी टूट जाते हैं, या फिर बहुत बारिश हो गई है ना। क्लाइमेटिक कंडीशन से ये भी कंट्रोल हो रहा है, ये भी हो रहा है। हवा जो है, हवा भी कंट्रोल हो ही रही है ना, लो प्रेशर हाई प्रेशर से। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित तत्वों को भूपर पट्टी मतलब कि जो अर्थ क्रस्ट है उस पे उनकी एबंडेंस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, उससे फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में इनकी जो मात्रा है उसके घटते क्रम में जो पहला ऑप्शन है ये सही है, बाकी के तीन उस हिसाब से गलत हैं। फिर है कि HCNG किसके साथ मिश्रित एक प्राकृतिक गैस है। तो HCNG का जो ब्लेंड किया जाता है वो हाइड्रोजन के साथ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही जो है, इसको 4 से 9% के आसपास हाइड्रोजन ब्लेंड करते हैं, और ये जो इंजन को मतलब जो गाड़ियाँ इससे चलती हैं CNG से, तो उसमें ये एक बेटर कंबशन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन ए जो है हाइड्रोजन के साथ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस HCNG ये ब्लेंड की हुई होती है। फिर है कि वर्ल्ड कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये ऑब्जर्व करते हैं 4 फरवरी को, है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं आप उसको बिल्कुल लर्न करके रखिए। फिर है इनमें से कौन सी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो ये ICRA, क्रिसिल, केयर और निक्की। तो निक्की जो है ये क्रेडिट एजेंसी नहीं है, बाकी के तीनों तो हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि निक्की जो है वो क्या है ना, क्या कहीं का शेयर मार्केट है क्या, या क्या चीज़ है, तो आप ये बताइए हमें। बाकी के तीनों जो हैं वो सही हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। फिर है कि WTO का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है। ठीक, तो WTO का हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा में है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में है कि अंगामी ट्राइब बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ। ठीक है, तो अंगामी ट्राइब जो है वो किस स्टेट से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका जो नागालैंड का स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ से। बाकी के बिहार, झारखंड और केरला से ये एसोसिएटेड नहीं है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक मिनरल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, तो तीनों ही है जो वो इंडिया में उत्पादित होते हैं। बहुत ही थोड़ी मात्रा में होते हैं, बट ये तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्थूसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन। तो जो ये रिलेशनशिप शो करता है ये ऑप्शन ए जो है ग्रोथ इन फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और माल्थस ने रॉबर्ट माल्थस थे, उन्होंने ये थियरी प्रोपाउंड करी थी। और उन्होंने ये माना कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई है, और तो इसको जो पॉजिटिव और प्रिवेंटिव चेक्स जो हैं उसके थ्रू इस चीज़ को इस्टेब्लिश करा जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है कि ग्रोथ इन फूड सप्लाई एंड इन पॉपुलेशन इज रिलेटेड टू द थियरी ऑफ माल्थूसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जो है ये सही हो गया। तो यहाँ तक ये पूरे 50 क्वेश्चन डे 6 के हमने सॉल्व करे, और आने वाले दिनों में अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।